आप देख रहे होंगे कि एक साथ 373 ऐसे केंद्रों के सुंदरीकरण के कार्य का शुभारंभ या लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर एक साथ हो रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया। कोई भी पार्टी हो, अगर वह लोकहित में, जनहित में काम करना चाहते हैं तो वह कार्य सरकार की व्यवस्था का हिस्सा होता है। सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। जिन भी मान्य विधायकों ने समय से अपने प्रस्ताव भेज दिए, वे प्रस्ताव स्वीकृत हुए और उन पर कार्य प्रारंभ हुआ है या कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए मैं इस बात को देखता हूं, प्रदेश सरकार ने थोड़ा प्रयास किया। याद करिए अयोध्या को 2017 के पहले सरकार का कोई प्रतिनिधि अयोध्या जाने से घबराता था। हमने दीपोत्सव का आयोजन किया। दीपोत्सव के आयोजन के पहले लोग हमसे कहते थे ये क्या कर रहे हैं। अयोध्या के बारे में लोगों की धारणाएं अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अयोध्या हमारी पहचान है। अयोध्या दीपोत्सव के माध्यम से दीपावली का आयोजन अयोध्या के साथ जुड़ता है। हम लोग अयोध्या के साथ इस आयोजन को जोड़ेंगे और वैश्विक पटल पर अयोध्या को लेकर के जाएंगे। दीपोत्सव का पहला आयोजन 2017 में प्रारंभ हुआ और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, दीपोत्सव का एक भव्य आयोजन दुनिया का एक अपने आप में एक आयोजन, वैश्विक आयोजन बन चुका है। इस आयोजन में साउथ कोरिया की प्रथम महिला 2018 में आई, फिजी की उप प्रधानमंत्री 2019 में आई, 2020 में कोरोना महामारी के कारण हम लोगों ने किसी बाहरी अतिथि को उसमें आमंत्रित नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा आयोजन की भव्यता दिव्यता सबने देखी होगी। अयोध्या आज एक नए रूप में दुनिया के सामने, काशी के बाद अब अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्विक मानचित्र पर काशी की ये नई पहचान, अयोध्या की नई पहचान, मथुरा, वृंदावन, अभी 22 और 23 तारीख को बरसाना की रंगोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु पर्यटक वहां पर आता है। आखिर जब कोई पर्यटक आएगा वहां पर ही वह सामान खरीदेगा। वहां पर जो भी सामग्री है रुकेगा तो मार्केट में भी जाएगा, कुछ ना कुछ खरीदारी करेगा। कोई भोजन लेगा, कोई जलपान लेगा, कोई कपड़ा लेगा, कोई माला लेगा, कोई अन्य सामान खरीदेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा। ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। चेन, मार्केट की एक चेन बनती है और ये मार्केट की चेन हर एक नागरिक उसके साथ जोड़ती हुई दिखाई देती है और यही कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। आज चित्रकूट में आप जाइए, आज नेमिष तीर्थ में आप जाइए, सुख तीर्थ में आप जाइए, हर एक जगह कुछ न कुछ हुआ है। और ये कार्य हम लोगों ने गोरखपुर में जटाशंकर गुरुद्वारा के लिए भी, मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में भी, अन्य धार्मिक स्थलों में भी और कालीबाड़ी के बाबा के यहाँ भी किया था। कालीबाड़ी के मंदिर में भी हम लोगों ने पैसा दिया था, पता नहीं वो पैसा कितना था। वो करोड़ों में कहते हैं, मुझे जानकारी नहीं, वो करोड़ नहीं थे, लाख में था, लेकिन यह है कि कालीबाड़ी के बाबा को बदनाम कर दिया गया। लेकिन कार्य हुआ वहां पर, हर एक जगह कुछ न कुछ कार्य हुआ। पर्यटन संवर्धन की योजनाओं का परिणाम है कि आज आप जाके देखेंगे कि मगहर में वहां पर संत कबीर दास जी के स्थल पर एक शोध पीठ की स्थापना हो रही है। बहुत अच्छे केंद्र की स्थापना हो रही है। कबीर पर शोध का एक केंद्र बनेगा। मैं भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से आ रहा हूं, वहां पे एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी महायोगीपुर गोरखनाथ शोध पीठ गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। ऐसे ही अन्य स्थलों पर भी ये कार्यक्रम आगे बढ़े। ये निरंतर चलिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने वैदिक विज्ञान की एक शोध का केंद्र वहां पर स्थापित किया है और तेजी के साथ वहां पे अपना कार्य करना प्रारंभ किया है। पर्यटन संवर्धन के साथ साथ भारत की परंपरा के साथ जुड़े हुए स्थलों के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाना और सरकार के सकारात्मक रुख ने समाज के हर एक तबके को न केवल आस्था का सम्मान दिया है, बल्कि
उसके रोजी रोजगार की व्यवस्था भी इसके माध्यम से की है। और हमारे लिए पर्यटन स्थल आस्था के केंद्र बिंदु होने के साथ साथ पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से रोजगार सृजन के भी माध्यम बने हैं, जिसमें हम लोगों ने लाखों नौजवानों को जोड़ करके उनकी आजीविका की व्यवस्था भी इसके माध्यम से की है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में हर प्रकार की पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। रामायण सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, कृष्णा सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, जैनिक तीर्थ सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, आध्यात्मिक सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। और प्रदेश में शक्तिपीठों की एक परंपरा भी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। हमारे पास इको टूरिज्म की भी व्यापक संभावनाएं हैं और इन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही आज प्रदेश सरकार ने व्यापक पैमाने पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। जहां से भी जिन मान्य विधायकों के प्रस्ताव आए थे उनको स्वीकृति दी गई है और बाकी जो बचे हुए उनके भी जो प्रस्ताव आएंगे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। पर्यटन की संभावनाओं को अगर हम देख सकेंगे, मेरा अनुरोध होगा सभी मान्य जनप्रतिनिधियों से कि हम स्थानीय स्तर पर जो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, अगर स्थानीय स्तर पर उनके साथ बैठ करके कार्य योजना तैयार करें कि वे देखो पंडागिरी न हो, लेकिन जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना करके एक सिस्टम के साथ उस व्यवस्था को जोड़ा। वहां पर तमाम लोगों को रोजगार और नौकरी भी बढ़ी, संभावनाएं भी उसमें व्यापक बनी, आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचा और व्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। ऐसे ही अन्य स्थलों पर भी चीजें हुई। हर एक जगह इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है। जैसे काशी में मंदिर में चढ़ने वाले पुष्प अब फेंके नहीं जाएंगे, बल्कि उससे इत्र भी बन सकता है, धूप भी बन सकता है, अगरबत्ती भी बन सकती है और जो चीजें वेस्ट में जाएंगी वो कंपोस्ट बन करके खेतों में जाकर के अन्नदाता किसानों के खेतों की अन्न उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान देगा। ये सभी एक साथ जुड़ करके एक जीवन चक्र की एक चेन बनती हुई दिखाई देती है और ये जीवन चक्र की चेन ही वास्तविक जीवन है और इसी पर हम सबका भविष्य टिका हुआ है। हम सबको इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये सभी कार्य बहुत हमारे विधायकों की रुचि के कारण अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। गोरखपुर में भी तमाम पर्यटन स्थलों के केंद्र ये विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं या उनका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि सभी मान्य विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों की मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से पर्यटन विकास की सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, अब तो हम लोग पर्यटन केंद्रों को अच्छी कनेक्टिविटी के साथ भी जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा बन रहा है। हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र हम वहां पर ATR जो 72 सीटर विमान है इसको उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उसी नगर में बौद्ध पर्यटकों की भी अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। एयरपोर्ट बनकर तैयार है और बहुत शीघ्र वहां पर अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा को उसके साथ हम उसको जोड़ने जा रहे हैं। बाकी गोरखपुर वायु सेवा के साथ जुड़ चुका, पहले ही जुड़ चुका है। काशी पहले से जुड़ा हुआ है, लखनऊ पहले से जुड़ा है। कुंभ के समय हम लोगों ने प्रयागराज को जोड़ा था। चित्रकूट में हिल टॉप यानी पहाड़ी की चोटी पर बहुत शानदार एयरपोर्ट हमारा वहां बन रहा है। सोनभद्र में एयरपोर्ट बन रहा है, आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है, सहारनपुर में, अलीगढ़ में, मेरठ में, मुरादाबाद में, ललितपुर में, हर एक स्थल पर आगरा और बरेली का एयरपोर्ट, हिंडन का एयरपोर्ट ये पहले से ही फंक्शनल हो चुके हैं। ये सभी युद्ध स्तर पर बढ़ते हुए कार्य और पर्यटन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य इसके माध्यम से किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि सभी जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की इस योजना को मूर्त रूप युद्ध स्तर पर देने में सफल होंगे और उसके माध्यम से पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम
इसके लिए अनेक तरकीबें हो सकती है। खासतौर पर जैसे बहुत सारी जगह लोग साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम रख लेते हैं, बहुत सारी जगह ब्रह्म मुहूर्त में संकीर्तन का कार्यक्रम रख लेते हैं। किसी मोहल्ले में भ्रमण करते हुए, कीर्तन करते हुए लोग जा रहे हैं, एक वातावरण, सुबह का वातावरण अपने आप में एक सुहावना वातावरण, उस वातावरण में संकीर्तन का कार्यक्रम अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, लोगों को आकर्षित अपनी तरफ करता है। ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समय में हो सकते हैं। और इसके साथ अगर हम स्वच्छता को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, याद करना स्वच्छता के हमारे जीवन में कितना महत्व है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हम लोगों ने स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। और हमारे धार्मिक स्थलों में, आज आप गोरखनाथ मंदिर में जाते होंगे, कभी आप देखते होंगे कितना साफ सुथरा रहता है, कितना साफ सुथरा रहता है। पहले से ही मंदिर की व्यवस्था का एक हिस्सा है स्वच्छता, और इस स्वच्छता बाहर के कर्मी कम, इसमें मंदिर का प्रत्येक कर्मचारी स्वतः ही सफाई के साथ जुड़ता है, वो स्वच्छता के अभियान के साथ जुड़ता है, तब उसमें सफलता प्राप्त होती है। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब कुछ न कुछ नयापन उन पर्यटन केंद्रों के साथ जुड़े, जो पर्यटन केंद्र में विकास की संभावना उन जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ सके और वह आपको भी एक पहचान दिला सके। इन्हीं सपनों के साथ मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्यटन संभावनाओं की इन सभी योजनाओं के माध्यम से हम लोग आम जन की आस्था का सम्मान करने के साथ साथ रोजगार सृजन के बेहतर माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत का पौधा भेंट करें आज के इस शुभ अवसर पर। रुद्राक्ष जो कि आस्था, विश्वास और जीवन दान का प्रतीक है, जोरदार तालियां करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी तथा समस्त मंचासीन गणमान्यों को भी मैं आभार व्यक्त करूंगी कि आपने आज के इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को एक नया आयाम, एक नई दिशा दी। सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से हम अपने उन नेताओं और शख्सियतों के बारे में एक श्रृंखला चला रहे हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन या उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान में आम जनता को या इस देश की राजनीति को प्रभावित किया हो, जो आम लोगों के हीरो बने और जननायक कहलाए। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान की राजनीति में अहम रोल अदा किया। क्या थे उनके राजनीतिक विचार, क्या था उनकी राजनीति का मकसद और किस तरह का हिंदुस्तान वो देखना चाहते थे।
इस चर्चा में आज मेरे साथ हैं देश के जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और लेखक अनिल चमड़िया। आप दोनों का स्वागत है। इससे पहले कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी सियासत और उनकी विरासत पर बातचीत शुरू करें, आइए देख लेते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट। भारतीय संविधान के आधार स्तंभ माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अंबेडकर हिंदू धर्म के महार जाति से ताल्लुक रखते थे। वो पहले ऐसे दलित छात्र थे जिन्हें बंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला मिला। अंबेडकर को स्कूलों में भेदभाव और छुआछूत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद अंबेडकर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। अंबेडकर जीवन भर जिन कठिनाइयों से गुजरे, उन्हीं मुसीबतों ने उनके चिंतन पर गहरा असर डाला। 1920 के दौर में अंबेडकर एक राजनीतिक क्रांतिकारी के रूप में सामने आए और दलित वर्ग के लिए अपनी लड़ाई शुरू कर दी। 1926 में अंबेडकर को बंबई विधान परिषद के लिए भी मनोनीत किया गया। साल 1927 में अंबेडकर ने दलित समाज के लिए एक महान आंदोलन शुरू किया, जिसमें हजारों की संख्या में दलित उनके साथ आए। देश की आजादी के लिए अंबेडकर राजनीतिक क्रांति से ज्यादा सामाजिक क्रांति को पसंद करते थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को अलग से निर्वाचन अधिकार दिए जाने की घोषणा की। लंबे समय से जाति व्यवस्था का दंश झेल रहे दलितों के लिए अंबेडकर ने इसे जरूरी समझा और इसे लागू किए जाने की वकालत की। महात्मा गांधी दलितों को अलग से निर्वाचन अधिकार दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। इस कारण 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पुणे की यरवदा जेल में एक समझौता हुआ, जिसमें अंबेडकर विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ाने के फैसले पर सहमत हुए। साल 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कर अंबेडकर ने मजदूरों के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर ने श्रमिकों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए 1944 में एक सुधार बिल भी प्रस्तुत किया, जिसके बाद मजदूरों के काम करने के समय को 14 घंटे से कम करके 8 घंटे किया गया। संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर का अप्रतिम योगदान रहा। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को नए संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा आजादी मिलने के बाद वो कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के पहले कानून मंत्री भी बने। अंबेडकर ने 1951 में संसद में एक हिंदू कोड बिल पेश किया, लेकिन अनुसूचित जातियों के प्रति सरकार की उदासीनता और हिंदू कोड बिल पर मंत्रिमंडल के साथ मतभेदों के चलते अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। साल 1990 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके योगदान के लिए भारत रत्न से नवाजा गया। बाबा साहब अंबेडकर को अलविदा कहे आज करीब 60 साल से अधिक समय बीत गया है, लेकिन उनके विचार आज भी अमर हैं। राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और कानून विषयों पर लिखी उनकी किताबें हमेशा एक बेहतर समाज के निर्माण का काम करेंगी। प्रोफेसर विवेक कुमार साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि आपने डॉक्टर अंबेडकर की शख्सियत का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और उनके बारे में एक बेहतर समझ आप रखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम आज़ादी के पहले के अंबेडकर की बात करें तो तालीम हासिल करने के बाद किस तरह का एक्टिविज़म या कहूँ तो सियासत उन्होंने शुरू की? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को जो है अगर हम देखें तो बहुत ही संकुचित दृष्टि से अभी तक देखा गया। उनको लोगों ने दलित लीडर कहा, कुछ इससे प्रोग्रेसिव लोग आए तो उन्होंने कहा नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी थे, लेकिन उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम थी। आपको पता है कि एक साहब थे, उन्होंने वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड किताब लिख दी कि नहीं वो तो ड्राफ्टमैन केवल थे। लेकिन विगत कुछ वर्षों से बाबा साहब अम्बेडकर को केवल दलितों के लीडर या केवल जो है संविधान निर्माता नहीं माना जाता है, उनको राष्ट्र निर्माता भी कहने लगे हैं। और इसी के सापेक्ष जब हम उनको देखते हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को, तो बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार सार्वजनिक जीवन में 1919 में प्रवेश करते हैं और वो साउथ बरो कमेटी को एक ज्ञापन देते हैं कि हमको स्व प्रतिनिधित्व चाहिए, दलितों को सेल्फ रिप्रेजेंटेशन चाहिए और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन चाहिए
सत्ता की संस्थाओं के अंदर, शिक्षा में उनको जो है आपको स्वप्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। यहाँ से उनका पदार्पण होता है और उनका जो मानना था कि स्वप्रतिनिधित्व क्यों दिया जाए, तो उनको ये लगता था कि अगर गवर्नमेंट एक ऐसी स्पेस है जिसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी कैपेसिटी को, योग्यता को और क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो उस स्पेस में उनको स्वप्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जिससे कि दलितों को जो स्पेस से वंचित किया गया था उसमें वो आ सकें और फिर वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें। दूसरा, उनको ये लगता था कि स्वप्रतिनिधित्व के आधार पर हम प्रजातांत्रिक मूल्यों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं, उनको और गहरा कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग सत्ता से वंचित किए गए हैं, जब उनको भी अधिकार मिलेंगे सत्ता के और दूसरों के लिए कानून बनाने का अधिकार मिलेगा, तब कहीं जाकर के समन्वय और सही प्रजातंत्र लागू हो पाएगा और इसलिए स्वप्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी। तो बाबा साहब पहली बार एक्टिविज्म में सेल्फ रिप्रेजेंटेशन को लेकर के आते हैं, पहला पड़ाव। दूसरे पड़ाव में वह सामाजिक आंदोलन के अंदर उतर जाते हैं। मैं उस पर आता हूं, लेकिन अनिल चमड़िया साहब, आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शख्सियत के बारे में क्या नज़रिया है? आप किस अंदाज में उनको देखते हैं शुरुआती दिनों में? देखिए, मैं पहली बात तो कि जो अभी प्रोफेसर विवेक कुमार कह रहे थे उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर जोड़ूंगा कि जो डॉक्टर साहब ये जो मांग कर रहे थे, ये मांग, इसके थोड़ा पहले जाइएगा, कांग्रेस के आप उस समय के मांग पत्रों को आप उठाइए। जो भी उन्होंने 1885 के बाद कांग्रेस ने जितने भी अपने रिप्रेजेंटेशन अंग्रेजों को दिए, उसमें उन्होंने क्या डिमांड की? उसमें उन्होंने डिमांड की कि इंडियंस के नाम पर, इंडियंस को इस क्लास की नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए, इस ठेके में रिजर्वेशन दिया जाए, बंदूक के लाइसेंस में रिजर्वेशन दिया जाए। ये मांग कांग्रेस कर रही थी। तो ये जो बाबा साहब कर रहे थे, ये नई बात नहीं कर रहे थे। बाबा साहब ये कह रहे थे कि भारतीय का मतलब यहाँ का केवल उच्च वर्ण नहीं है, भारतीय